Hello, students. This is your extra information about the British education system, education and British rule. This was the rest part which we will cover today. In last lecture we have covered about the Lord Macaulay. वुड डिस्पैच क्या कहता है, उसके बाद लॉर्ड मैकाले जो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के जनक कहे जा सकते हैं, और मैकाले के बाद एक और दूसरी चीज़ है वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच के बारे में हम आज समझेंगे। बेसिकली वुड्स डिस्पैच था क्या। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो इस एक्ट के तहत इंडिया में व्यवसाय करना शुरू किया था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट या चार्टर एक्ट कहा जाता है। 1813 में पारित हुआ था। ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी थ्रू दिस एक्ट, है ना। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंट्रोल किया था इंडिया में अपने ट्रेड को। आफ्टर एवरी 20 ईयर्स, हर 20 साल बाद, एक न्यू चार्टर एक्ट वाज इशूड टू द कंपनी। एक नया चार्टर कंपनी को इशू किया जाता है बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द चार्टर विच इज़ नोन एज द चार्टर एक्ट 1830। अ सम ऑफ ₹1 लाख वॉज सैंक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन इन इंडिया। 1 लाख रुपए जो है एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए सैंक्शन किए जाते हैं इंडिया में। द चार्टर एक्ट 1833, मतलब हर साल जो चार्टर एक्ट पास होता है उसमें से जो 1833 में जो चार्टर एक्ट होता है, ये सम जो है, ये पैसा जो है, खर्चा जो है, इसके एजुकेशन वाला जो खर्चा होता है उसको बढ़ा करके ये 10 लाख कर देता है। 1853 आते आते कंपनी चार्टर वॉज रिव्यूड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इट वॉज देन फेल्ड दैट देयर हैड टू बी परमानेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन पॉलिसी। उन्होंने ये फील किया कि एक परमानेंट पॉलिसी होनी चाहिए, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए इसकी एजुकेशन के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस किसी तरीके से एजुकेशन को चलाना है। इसलिए एक कमेटी सेटअप की गई ब्रिटिश पार्लियामेंट में टू डिसाइड द पॉलिसी फॉर इंडियन एजुकेशन। वो किस लिए सेटअप की गई? इंडियन एजुकेशन के लिए पॉलिसी बनाने के लिए। द कमेटी थॉरली स्टडीड द कंटेम्प्ररी इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड द रोल दैट द कंपनी प्लेड। तो इससे क्या हुआ? द कमेटी थॉरली स्टडीड द कंटेम्प्ररी इंडियन एजुकेशन सिस्टम, और उस कमेटी ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को थॉरली समझा एंड द रोल दैट द कंपनी प्लेड, और उसमें कंपनी का क्या रोल था वो भी समझा। द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनीज बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज, जो द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनीज बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनीज बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट था, ही वॉज मिस्टर सर चार्ल्स वुड थे। ही डिक्लेयर्ड दिस एजुकेशन पॉलिसी ऑन 19 जुलाई 1854 इन देयरफॉर इज नोन एंड वुड्स डिस्पैच। और इसलिए इसको किस नाम से जाना लगा? वुड्स डिस्पैच नाम से। फिर से हम जानते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनीज बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक्ट जो था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उनका नाम था सर चार्ल्स वुड। जो कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हेड थे, प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था चार्ल्स वुड। उन्होंने डिक्लेयर किया दिस एजुकेशन पॉलिसी ऑन 19 जुलाई 1854 को। उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी के लिए डिसीजन लिया एंड देयरफॉर इज नोन एज द वुड्स डिस्पैच। और इस पूरे पोर्शन को क्या बोलते हैं? वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाने लगा। क्या क्या चीज़ें थी वुड्स डिस्पैच के अंतर्गत? पहला तो इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द इंडियंस, मतलब इंडियंस के माइंड सेट को बढ़ाना, मेंटल डेवलपमेंट करना, इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड बढ़ाना, उनकी दिमागी जो उनका जो एक तरीके से प्रतिभा बुद्धि थी उसको आगे बढ़ाना। इंट्रोड्यूस द वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऑन साइंस इंडियंस टू प्रमोट देयर मटेरियल प्रॉपरली। एक तरीके से वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन और साइंस को इंडियन से, क्योंकि इससे पहले क्या था, साइंस और इस तरह से चीज़ें नहीं थी, सिर्फ आर्ट कल्चर इन सब पे ओल्ड ट्रेडिशनल थिंग्स, जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी, वेद हुआ, कुरान हुआ, गीता हुआ, ज्योतिष हुआ, इन सब चीज़ों पे ही सिर्फ बात होती थी। लेकिन इन्होंने क्या किया? टू इंट्रोड्यूस वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड साइंस टू इंडियंस, और साइंस पे, रिसर्च पे बातें होने लगी, एंड टू प्रमोट देयर मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, मतलब वो उसके जो अंदर के जो गुण थे उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करने की भी बात करते थे। टू डेवलप द चार्टर एंड morality of Indian along the western system of thoughts,
टू प्रोड्यूस प्रॉपर एबल वर्कर्स फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए प्रॉपरली एबल वर्कर्स उनको चाहिए थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी चले उसके लिए अच्छे वर्कर्स की भी ज़रूरत थी। 1854 में बेसिकली चार्ल्स वुड अब हम एक ब्रिटिश यहाँ पे पॉलिटिशियन। देखेंगे हेलो फ्रेंड्स, कि आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में वुड्स डिस्कस करने डिस्पैच वाले हैं एक्चुअली वुड्स डिस्पैच था को, जिसे इंडिया में लाया गया था 1854 में। बेसिकली चार्ल्स वुड एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और 1852 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी की बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट बने। एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने 1854 में इंडिया में वुड्स डिस्पैच भेजा। उस टाइम पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड डलहौसी। वुड्स डिस्पैच को इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है आधारिक तौर पर शुरुआत। हालांकि इंडिया में मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी चार्टर एक्ट 1813 के साथ ही। ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर एक्ट 1813 में मिलने वाले एजुकेशन बजट से इंडियंस को इंग्लिश एजुकेशन दे रही थी ताकि छोटे मोटे कामों के लिए इंडियंस को क्लर्क टाइप की नौकरी दे दी जा सके। इसके अलावा कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे आईआईटी रुड़की भी एस्टेब्लिश हो चुके थे। इनफैक्ट आईआईटी रुड़की तो वुड्स डिस्पैच के आने के 7 साल पहले ही एस्टेब्लिश हो चुका था। तो फिर वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि इंडियन एजुकेशन से रिलेटेड रिपोर्ट पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुई थी। वुड्स डिस्पैच ने रिकमेंड किया था कि हर प्रोविंस में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। इसके अलावा बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में यूनिवर्सिटी बनाई जाए, बिल्कुल लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर। और ऐसा ही हुआ। बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में विद इन 3 ईयर्स यानी कि 1857 तक यूनिवर्सिटी खोली जा चुकी थी। साथ ही वुड्स डिस्पैच ने यह भी रिकमेंड किया कि इंडिया में हर एक डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट स्कूल खोला जाएगा और विमेन एजुकेशन को भी प्रमोट किया गया ताकि भारतीय नारियों में भी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो। साथ ही वुड्स डिस्पैच में यह भी सुनिश्चित किया गया कि प्राइमरी क्लासेस में पढ़ाई भारतीय भाषाओं में कराई जाएगी, लेकिन हायर एजुकेशन जो है उसके लिए इंग्लिश का प्रयोग किया जाएगा। इनफैक्ट आज भी गवर्नमेंट स्कूल्स में 4th स्टैंडर्ड तक हिंदी या रीजनल लैंग्वेजेस का ही इस्तेमाल होता है और 5th स्टैंडर्ड से इंग्लिश इंट्रोड्यूस की जाती है। इस वीडियो में मैंने वुड्स डिस्पैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं। बुक्स तवा चैनल डिस्पैच के बारे में कि वुड्स डिस्पैच बेसिकली एजुकेशन सिस्टम को पूरा आमूलचूल परिवर्तन की बात करता है और नई शिक्षा नीति के बारे में अगर हम थोड़ा थोड़ा भी जानते होंगे तो बहुत सारी चीज़ें वुड्स डिस्पैच में ऑलरेडी कवर्ड हैं, है ना। जैसे रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई कराना, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर्ड हैं वुड्स डिस्पैच में। स्पेशल वेस्टर्न नॉलेज एंड साइंस, लिमिटेड एक्सेस टू रिलीजियस एजुकेशन, है ना। मीडियम फॉर इंस्ट्रक्शन, मीडियम क्या होगा? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि नेटिव लैंग्वेज एंड इंग्लिश टू बी द मीडियम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। नेटिव लैंग्वेज एंड इंग्लिश, जो उसके नेटिव लैंग्वेज होंगे यानी जहाँ से व्यक्ति बिलोंग करता होगा, और इंग्लिश टू बी द मीडियम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, इंग्लिश टू बी द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन। फाइल फोटो फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। This led to the opening of many schools in imparting the Western system of education in English. This led to the opening of many schools for imparting the Western system of education in English. इसकी वजह से क्या हुआ कि चूँकि क्या होता है, इंग्लिश टू बी मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन, इंग्लिश सिर्फ हायर एजुकेशन का मीडियम रहेगा। और क्या था कि दिस लेड टू द ओपनिंग ऑफ मेनी स्कूल्स, और इसकी वजह से बहुत सारे स्कूल्स ओपन हुए फॉर इम्पार्टिंग द वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंग्लिश, जिससे कि वेस्टर्न सिस्टम को हम इंग्लिश के वेस्टर्न सिस्टम को हम क्या कर सकें, लगा सकें। द वुड्स डिस्पैच मेड प्रोविजन फॉर सिस्टमेटिक मेथड ऑफ एजुकेशन। जो वुड्स डिस्पैच था मेड प्रोविजन फॉर सिस्टमेटिक मेथड ऑफ एजुकेशन। वो वुड्स डिस्पैच में चीज़ कही गई कि एजुकेशन तो हो लेकिन सिस्टमेटिक मेथड से हो, एक सही तरीके से हो, फ्रॉम द प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल पे। एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट वॉज सेटअप इन ऑल प्रोविंसेस। सभी राज्यों में एजुकेशन डिपार्टमेंट सेट किए गए। इन बॉम्बे, मद्रास
एंड कलकत्ता यूनिवर्सिटीज़ वर ओपनड। इन जगहों की जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनको ओपन भी कर दिया गया, और मद्रास एंड कलकत्ता यूनिवर्सिटीज़ वर ओपन। It emphasized on the provision of every district with the least one government school. Provision was made for grants in aid for private school affiliated to the government. It emphasized on the provision of every district. इसमें एक चीज़ ये भी कही कि हर जिलों में एक स्कूल होगा, गवर्नमेंट का स्कूल होगा, एटलीस्ट वन गवर्नमेंट स्कूल. Provisions was made for grant in aid for private school affiliated to the government. Provision was made for grant in aid for private schools affiliated to. अच्छा, इसके कहने का मतलब कि जो भी प्राइवेट स्कूल सरकारी ऐड पे रहेंगे या सरकारी लिस्ट में रहेंगे, है ना, जिनको सरकार तरफ से मान्यता होगी, तो उनको ग्रांट देने के लिए भी बात की गई, उनको अलग से ग्रांट दिया जाए. नेशनल एजुकेशन की हम बात करते हैं. अब यहाँ पे नीचे फाइनली लिखा हुआ वुड्स डिस्पैच की मेरिट और रीमेरिट, तो इसको आप पढ़ लेंगे. अब बात आती है नेशनल एजुकेशन की. तो नेशनल एजुकेशन जो है वो क्या है, इस पे हम थोड़ा समझ लेते हैं. तो मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता यूनिवर्सिटीज़ वर ओपन, इनको खोल भी दिया गया. इट एम्फसाइज ऑन द प्रोविजन ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट विथ एटलीस्ट वन गवर्नमेंट. वुड डिस्पैच में ये भी कहा गया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जीआईसी, एक जो आज देखते हैं आप जीआईसी, वो भी इसी टाइम पे बात की गई थी. प्रोविज़न वाज मेड फॉर ग्रांटिंग एड फॉर प्राइवेट स्कूल्स. हम नेशनल एजुकेशन की बात करते हैं. मेनी इंडियंस वर एजुकेटेड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स एंड कॉलेजेस. दिस वाज मेड टू देम अवेयर अबाउट द हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इसलिए उनको इंग्लिश में भी शिक्षा दी गई, जिससे कि इंटेलेक्चुअल बनेंगे तो हमारे लिए ठीक रहेगा. दे गॉट टू नो अबाउट द ग्रेट थिंकर्स. वो लोग उस समय बहुत जो बड़े बड़े जो थिंकर्स हुआ करते थे, जो बहुत विद्वान लोग हुआ करते थे, उनके बारे में जो लोग क्वालिटी ऑफ ह्यूमन की बात करते थे, फ्रीडम ऑफ नेशन की बात करते थे, ऐसे लोगों को जान पाए कोई, उसके लिए पढ़ना ज़रूरी होता है. पढ़ के तभी उन ऐसे लोगों की किताबें हुआ, ऐसे लोगों के बारे में समझ पाते हैं लोग. तो मोर अवेयर अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड. इसके वजह से इनको ये सुविधा दी गई कि जब वो पढ़ाई किए रहेंगे, जब वो किसी मीडियम में, जब वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, तभी जा कर के उनको पूरे विश्व के बारे में जानकारी होगी. तो अंग्रेज़ों ने ये चीज़ क्या किया कि एजुकेशन सिस्टम को बदलना, पुराने गुरुकुल से अपने ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में लाया, जिसकी जिम्मेदारी जो है वुड्स को जाती है. लॉर्ड मैकाले के बाद उसने अपने डिस्पैच में ये बातें लिखी. फिर क्या होता है, फिर कहता है कि दे गॉट टू नो अबाउट ग्रेट थिंकर्स ऑफ दैट टाइम हु टॉक्ड अबाउट द इक्वलिटी ऑफ ह्यूमंस एंड द फ्रीडम ऑफ नेशंस. दिस स्टिर्ड अ नेशनलिस्टिक स्पिरिट इन द माइंड्स ऑफ द एजुकेटेड पीपल. लेकिन जो उस समय के शिक्षित लोग थे, है ना, आप ये देखिए, मैं जूम कर रहा हूँ, ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, और बुक के जब भी जिस लाइन पे चला करें उस लाइन को जरूर ध्यान दे करके समझिए. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस इज. अंग्रेजी चीज़ों का बायकॉट करिए. तो सून द कंट्री विटनेस द पॉपुलर अपराइजिंग इन द फॉर्म ऑफ, मतलब एक तरह से एक देश में ये भी चल रहा था क्या कि स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, है ना, और स्वदेशी अपना, और ये जो भी विदेशी चीज़ें थी उसको बायकॉट करने के लिए, उसको ना इस्तेमाल करने की बात चली थी. Indians stopped going to English medium schools and colleges as a mark of their protest. भारतीयों ने स्कूल जाना छोड़ दिया गया, मतलब इंग्लिश मीडियम, इंडियन स्टॉप टू गोइंग टू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स एंड कॉलेज एज अ मार्क ऑफ देयर प्रोटेस्ट. और उसी बायकॉट मूवमेंट जो था, असहयोग आंदोलन, उसी असहयोग आंदोलन में जब वकील लोगों ने अपने वकील के काम को छोड़ दिया, टीचर्स ने टीचर का काम छोड़ा, उसी में इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने में भी लोग जो है उसको भी छोड़ देते हैं एज अ मार्क ऑफ देयर प्रोटेस्ट, अपने प्रोटेस्ट के नाम. इंडियन स्टॉप्ड गोइंग टू इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड कॉलेजेस एज अ मार्क ऑफ देयर प्रोटेस्ट. इंडियंस ने स्टॉप कर दिया स्कूल में जाना, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना, और अपने एक तरीके से एज अ मार्क ऑफ देयर प्रोटेस्ट उन्होंने अपना एक विरोध दर्ज कराते हुए. तो
ये वुड्स डिस्पैच था। आगे हम देखते हैं, ऑन 16 नवंबर 1905 इमिनेंट बंगालीज इंक्लूडिंग रविंद्रनाथ टैगोर, अरबिंदो घोष जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, राजा सुबोध चंद्र मलिक थे, ब्रजेंद्र किशोर राय थे, चौधरी, ये सब लोग मिलते हैं और एक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज प्रपोज्ड हियर। और इसकी एक आइडिया बनाई जाती है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो है एक बनाया जाए। In a meeting held in few months later, Subodh Chand Malik pleased 1 lakh rupees for the foundation of National University in Bengal। और सुबोध चंद मलिक ने 1 लाख रुपए का दान किया कि नेशनल यूनिवर्सिटी इन बंगाल में एक नेशनल यूनिवर्सिटी बनाई जाए, विच इज़ नाउ जाधवपुर यूनिवर्सिटी, जिसका नाम आज के टाइम पे जाधवपुर यूनिवर्सिटी भी है। द ऑब्जेक्टिव इन सेटिंग अप द इंस्टीट्यूशन वॉज टू चैलेंज द ब्रिटिश रूल ओवर एजुकेशन बाई ऑफरिंग एजुकेशन टू द मासेज ऑन नेशनल लाइन्स एंड अंडर नेशनल कंट्रोल्स। मतलब इसमें ये कहा गया कि द ऑब्जेक्टिव इस इंस्टीट्यूशन को सेट करने का, चैलेंज द ब्रिटिश रूल को चैलेंज करने का ओवर एजुकेशन में भी हम ब्रिटिश को चैलेंज करेंगे कि हमारा एजुकेशन तुमसे ज़्यादा बेटर है, बाय ऑफरिंग एजुकेशन टू द मासेज ऑन नेशनल लाइन्स, सबको राष्ट्रीयता के भावना से उत्प्रोत करा करके शिक्षा ग्रहण कराने को लेकर के ये चैलेंज था उनके सामने, ब्रिटिशर्स के सामने। उस चैलेंज के लिए ऐसे इंस्टीट्यूट की स्थापना जरूरी थी, एंड अंडर नेशनल कंट्रोल, जो कि राष्ट्रीय कंट्रोल में भी रहेगा। रासबिहारी घोष वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, और रासबिहारी घोष को पहला प्रेसिडेंट बनाया जाता है उस यूनिवर्सिटी का। उसके बाद बात आती है नई तालीम की। When education was undergoing a change in India, महात्मा गांधी एडवोकेटेड अ न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन। महात्मा गांधी ने एक नया सिस्टम ऑफ एजुकेशन डेवलप करने की बात कही। दिस वाज नोन एज द नई तालीम, उसको नई तालीम के नाम से जाना जाता है। दिस सिस्टम विजुअलाइज अ न्यू फॉर्म ऑफ द लर्निंग एज अगेंस्ट द कन्वेंशनल अंडरगोइंग अ चेंज इन इंडिया। महात्मा गांधी एडवोकेटेड अ न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन। महात्मा गांधी ने एक नया एजुकेशन सिस्टम लॉन्च करने की बात की। दिस वॉज नोन एज द नई तालीम सिस्टम, उसका नाम था नई तालीम, है ना। दिस सिस्टम विजुअलाइज न्यू फॉर्म ऑफ लर्निंग एज अगेंस्ट द कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम। ये इस सिस्टम में नए तरीके से शिक्षा व्यवस्था करने की बात की गई थी, अगेंस्ट द कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम विच कंपार्टमेंटलाइज द फॉर्मल एजुकेशन एंड रियल लाइफ। इसने फॉर्मल एजुकेशन, जो शिक्षा प्रणाली के साथ साथ जो व्यक्तिगत जीवन था, जीवन को शिक्षा के साथ जोड़ा गया। नई तालीम एम्ड एट ब्रिजिंग दिस गैप। नई तालीम ने इसकी व्यवस्था क्या की कि इस गैप को ब्रिज करने के लिए कि जो शिक्षा हम दें वो जीवन से जुड़ी हुई, ज़िंदगी से जुड़ी हुई हो, ना कि सिर्फ किताबों में वो शिक्षा रहे, उसके व्यवहार में रहे। ये गांधी जी की नई तालीम में व्यवस्था थी। एंड इन अचीविंग एजुकेशन थ्रू सॉल्विंग प्रॉब्लम फेस्ड इन रियल लाइफ। और एजुकेशन ऐसी दी जाए जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करें by facing the which problems and facing the by solving problem faced in real life। रियल लाइफ में जो जो समस्याएं आती हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम शिक्षा हासिल करें। तो नई तालीम का अगर कोई कहे ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग इन सच ब्रांचेज ऑफ लर्निंग दैट वुड प्रमोट अ क्लासेज एंड कास्टलेस सोसाइटी। टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन मतलब ऐसे निर्देशों को बताना, एंड ट्रेनिंग इन सच ब्रांचेज ऑफ लर्निंग, ऐसे जगहों पे ट्रेनिंग देना, ऐसे ब्रांच ऑफ लर्निंग में दैट वुड प्रमोट अ कास्टलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी। ऐसी जगह शिक्षा देना जो क्लासलेस हो और कास्टलेस की, जिसमें कोई छोटा बड़ा, ऊंच नीच, अमीर गरीब ऐसी भावना ना रख के शिक्षा दिया जाए, ठीक है। टू कैरी आउट रिसर्च एंड डिसेमिनेट नॉलेज, जहाँ पे रिसर्च हो, नॉलेज को एक साझा किया जाए। टू फंक्शन एज अ सेंटर फॉर एक्सटेंशन वर्क लीडिंग टू इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। वो ऐसी उस नई तालीम में ऐसे फंक्शन हो कि वो सेंटर फॉर एक्सटेंशन वर्क, मतलब जो कार्य हो, जो उस कार्य को, उस शिक्षा को जब हम जा कर के फील्ड में, रूरल डेवलपमेंट के फील्ड में, ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण विकास के लिए हम उसको इस्तेमाल करें, एक्सटेंड करके, ऐसी शिक्षा व्यवस्था वो चाहते थे। टैगोर एडोब ऑफ पीस 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर स्टार्ट स्कूल एट शांति निकेतन में टैगोर जी ने स्कूल शुरू किया। टैगोर विजन वाज वर्ल्ड
world where people exist in perfect harmony with nature. It was named पाथा भवन, उसको पाठा भवन नाम देते हैं. Started with only 5 students, 5 बच्चों के साथ शुरू करते हैं. Open air education as opposed to being cloistered within at 4 wall of the classroom became a reality here. वो चाहते थे कि ये 4 दीवारी के अंदर की शिक्षा ना बने, ये ओपन एयर की शिक्षा बने. इट वॉज ए स्कूल बेस्ड ऑन हिज आइडियल्स. ये एक ऐसा स्कूल था बेस्ड ऑन हिज आइडियल्स, जो उनके विचारों के ऊपर आधारित था. विद द सेंटर प्रॉमिस, जिसमें सेंट्रल प्रॉमिस ये था, मुख्य वादा ये था, दैट लर्निंग इन द नेचुरल इन्वायरमेंट वुड बी मोर इंजॉयबल एंड फ्रूटफुल. वो चाहते थे कि शिक्षा सिर्फ 4 दीवारी तक न सीमित रहे, वह शिक्षा नेचुरल इन्वायरमेंट में हो, प्राकृतिक परिवेश में हो, जहाँ पे बच्चा सिर्फ किताबी ज्ञान न सीखे, किताबी ज्ञान के अलावा वो चीज़ें सीखे. आफ्टर ही रिसीविंग द नोबेल प्राइज, द स्कूल वॉज एक्सपेंडेड इनटू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एंड नेम एज विश्व भारती. आफ्टर द रिसीविंग द नोबेल प्राइज, जब वो नोबेल प्राइज प्राप्त कर लेते हैं, स्कूल वॉज एक्सपेंडेड इनटू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी. स्कूल को अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के तौर पे बढ़ा दिया जाता है और उसको अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाता है. उसका नाम रखा जाता है विश्व भारती यूनिवर्सिटी. टैगोर envisioned a center of learning which would have the best of both the east and the west. टैगोर इसकी कल्पना करते हैं कि यह संस्थान सेंटर ऑफ लर्निंग बनेगा, मतलब अध्ययन का केंद्र बनेगा, जो कि अपने आप में सबसे बढ़िया और बेहतर होगा, बोथ ईस्ट एंड वेस्ट, उत्तर पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ से. द यूनिवर्सिटी इम्बोडीड दिस प्रिंसिपल. इट हैज़ 2 कैंपसेज. इसके पास 2 कैंपस थे. वन इज़ एट शांति निकेतन एंड द अदर इज़ श्री निकेतन. एक शांति निकेतन में और एक श्री निकेतन में. श्री निकेतन फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर, एडल्ट एजुकेशन, विलेज वेलफेयर, कॉटेज इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट. श्री निकेतन में जो ज़्यादातर प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ जिसकी यूज़ होती है एजुकेशन में, उसके तरफ फोकस होकर के अध्ययन कराता था, जिसमें एक खेती आती थी, प्रौढ़ शिक्षा आता था, ग्राम विकास आता था, छोटे लघु उद्योग आते थे और हस्तशिल्प कला से रिलेटेड उद्योग आते थे, संबंधित उद्योग. सो दिस वाज द अबाउट द विश्व भारती एंड टैगोर एडोब ऑफ पीस. वी सी दैट इंडियन नोबेल लिटरेचर लॉरेटी अमर्त्य सेन वाज बोर्न इन शांति निकेतन. भारत में बाद में इकोनॉमिक्स में जो भारत के रहने वाले थे, इंडियन अमेरिकन, लेकिन वो अमेरिकन थे, अमेरिकन इंडियन, वो जो है टोटल जो उनको जो नोबेल प्राइज़ मिला वो शांति निकेतन में ही पैदा हुए थे. इट वाज रविन्द्रनाथ टैगोर हु क्रिश्चियन हिम अमर्त्य, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने उनको अमर्त्य नाम दिया था. सो इट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर ऑफ एजुकेशन. यू मस्ट लर्न अबाउट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, conceptual note. So that conceptual note will give you the major understanding about the this chapter. So we will provide you the question answer of this chapter very soon. Thank you.